Shall we start now? What we were doing in our last class? Prospectus. क्या? capital and character of the company. मैम प्रोस्पेक्टस का कंटेंट हो गया था। किसका कंटेंट हो गया था? प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस का कंटेंट हो गया था। ओके, तो यानी बस एक आपका टाइप्स बच रहा है, ठीक है, वो आज हम लोग करते हैं। मैम मेरा फर्स्ट क्लास है आज। प्रियंका कुमारी, ठीक है, अभी से क्लास करके ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अब खत्म होने वाला है, पार्टनरशिप शुरू करेंगे। समझने की कोशिश करिए। और बाकी फ्रेंड है आप लोग, ऑब्वियसली फर्स्ट डे है तो कोई फ्रेंड भी नहीं होंगे। श्वेता का नंबर मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। आप सबके गुरु अभी वही हैं, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत होगा फिर पूछिएगा, बाकी रिवीजन दोबारा होगा। कितने स्टूडेंट नए हैं अभी? बस एक प्रियंका। नो मैम सिद्धिराज। अटेंडेंस भी नहीं पता। और कोई? मैम 92 सत्यम कुमार। तो 3 है, ठीक है। अभी आप पढ़िए, जैसे सिलेबस खत्म हो जाता है वैसे ही हम लोग वापस से रिकैप करेंगे, ठीक है। या और स्टूडेंट आ जाते हैं तो फिर से हम लोग वहां पे स्टॉप करके फिर से चैप्टर 1 से हम लोग रिकैप कर लेंगे। ओके मैम, एक दो लड़का और नाम लिखवा रहा है। तो इसीलिए वेट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा recap। मैम एडमिशन होते रहता है कि फर्स्ट ईयर खत्म होने लगता पड़े? ये डिपेंड करता है। खैर अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग। ओके, व्हाट इज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? सबसे पहले लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बोले या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बोले, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास। क्या होता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? मैम कंपनी जब अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो उसमें से उसके मेंबर को पकड़ा जाता है। हाँ, तो कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है। सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग देख चुके हैं, फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें क्या होता है, मेंबर अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है। कई बार क्या होता है, ऑब्वियसली कंपनी को काम करने के लिए आपके मेंबर्स की जरूरत होती है, कंपनी के मेंबर्स की जरूरत होती है, ठीक है। करेगा तो सारा काम मेंबर ही, कंपनी खुद तो करने से रहा। तो क्या होता है, इसी चीज का फायदा उठाती है बहुत बहुत सारा जो मेंबर है, इसी चीज का फायदा उठाती है और गलत काम करती है, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट व्हील, व्हील मतलब क्या होता है? पर्दा। ये जो वर्ड देख रहे हैं व्हील, व्हील मतलब होता है पर्दा, यानी जो इस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसमें क्या करती है, लॉ दोनों मेंबर और कंपनी के बीच में पर्दा जो उठाती है और ये देखती है कि एक्चुअल में लाइबल है कौन, ठीक है, कल्प्रेट है कौन, और उसको पकड़ती है। अंडरस्टूड? ज्योति कुमारी यहाँ एक बार रीड आउट कर लीजिए। Rule 55. At time it may happen. At time, it may happen that the corporate personality of the company is used to commit frauds and improper or illegal acts. Since an artificial person is not capable of doing anything illegal or fraudulent, the Facet of corporate personality. the facet of facet मतलब जो एक मुखौटा है, ठीक है, उसको हटाना पड़ता है। The facet of corporate personality might have to be removed to identify the person who are really guilty. This is known as the lifting of corporate wheel. It refers to the situation where a shareholder is held liable for its corporation's debts and deposits, despite the rule of limited liability and of separate personality. The wheel doctrine is invoked
when shareholders blur the distinction between the corporation and the shareholders. A company or corporation can only act through human agents that compose it. As a result, there are two main ways through which a company becomes liable in company or corporate law. Firstly, through direct liability for direct infringement, and the secondly, through secondary liability for acts of its human agents acting in the course of their employment. There are यार ये सारा चीज है जो ऐड कर दिया गया है कि कॉर्पोरेट व्हील पर्सनालिटी क्या है, मतलब ऑलरेडी आप समझ चुके। इसके अलावा केस लॉ हम लोग डिस्कशन किए थे, हम मतलब वही शिल्पी मैम बताई दी, डेमलर कंपनी और कॉन्टिनेंटल, ये सारा केस लॉ हुआ था आप लोगों का। यस मैम। बताइए ये Yes. वाला केस क्या है, डेमलर कंपनी और कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। खुशबू। लड़ाई हो जाता है मैम तो इसके हिसाब से नेशनल लेवल पे जब बात आता है, जबकि कंपनी दोनों इनेमी हो जाती है, कंपनी के अंदर काम करने वाला और कंपनी जिसके जहाँ पे रजिस्टर है, जब नेशनल लेवल लड़ाई चल रहा होता है उस समय ना एक दूसरे का हेल्प नहीं किया जाता है, और जिसके यहाँ रजिस्टर है उसी का उसके ऊपर हक रहता है। जहां मैनेजमेंट जिसके हाथ में है, ठीक है। डेमलर ma'am. कंपनी और कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी एक दूसरे के साथ ट्रेड में है, ठीक है, एक दूसरे के साथ लेन देन हो रहा है। और ये एक इंग्लैंड की कंपनी है, राइट। डेमलर इंग्लैंड किसकी कंपनी है, जर्मनी की। एक मिनट, दिस इज an instance of determination of a enemy characteristics of the company. In this case there was a Germany company, और फिर ये इंग्लैंड में, यहाँ ब्रिटेन में हुआ आपका ये टायर एंड रबर। इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था, लेकिन बाद में देखा गया कि शेयर होल्डर ज्यादा सिर्फ यहाँ पे इंग्लैंड का ही है, ठीक है। वॉर में इंटर कर जाने के बाद फिर देखते हैं कि जब हम वॉर में इंटर करते हैं तो आप लाइबल नहीं है कुछ भी पे करने के लिए, क्योंकि जब एक बार वर्ल्ड वॉर 1 हो जाता है ना, तो वॉर में तो एनिमी कंट्री हो जाता है, ठीक है। तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, या लाइबल आप नहीं है कोई चीज ट्रांजेक्ट करने के लिए। ये केस लॉ था। फिर गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, ये या पता है पल्लवी? यस मैम। बताइए मैम टैक्स की Guilford चोरी। Motor- कौन बता रही है, पल्लवी? मैम इसमें गिलफोर्ड मोटर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है हॉर्ने, वो एक अग्रीमेंट साइन करता है कि कस्टमर्स को कंफ्यूज नहीं करेगा, और उसके बाद वो क्या करता है कि उसमें काम करने के बावजूद भी वो अपने वाइफ के नाम से एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर देता है, और उसकी जो गिलफोर्ड के जो कस्टमर्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने लगता है कि आप मेरी कंपनी में जाओ। तो फिर बाद में कोर्ट कहती है कि इसकी कंपनी फ्रॉड है, तो अग्रीमेंट इसमें ठीक है, तोड़ा है। आपका समझा हुआ है। जोन्स वर्सेस लिपमैन के बारे में बता दीजिए, फिर हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी में आगे बढ़ेंगे। जोन्स वर्सेस लिपमैन। मैम ये नहीं पड़ी थी। ये नहीं हुआ है क्या? ये नहीं ये था नहीं मैम हुआ। उसमें। जॉन और लिपमैन में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि ये जॉन अपना मतलब लैंड सेल करेगा लिपमैन को, ठीक है। ये लिपमैन इसी कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए कि हमको आगे ये परस्यू ना करना पड़े, लैंड हमको इसको सेल ना करना पड़े, तो ये अपने नाम से अलग कंपनी खोल लेता है और वो कंपनी में अपने लैंड को ट्रांसफर कर देता है कि अब ये मेरे पास तो है नहीं, अब तो हम सेल कर चुके हैं लैंड, तो हम आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे परफॉर्म करें। और बाद में जब कोर्ट के पास जाते हैं, तो जब जोन्स जाता है कोर्ट के पास, तो ये प्रूव होता है कि इस कंपनी का फॉर्मेशन इसीलिए हुआ है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट से बच सके, ठीक है। इसके अलावा टैक्स इवेजन वाला केस लॉ भी देखे होंगे आप लोग, है ना। टैक्स से बचने के लिए बहुत कंपनी खोलती है, तो ये सारा आपका केस लॉ है। हाँ, ये सारा केस लॉ है आपका कॉर्पोरेट व्हील का। यहाँ तक क्लियर था? यहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पे। तो ज्वाइंट स्टॉक में आपका बस एक यही बचा हुआ है, टाइप्स ऑफ कंपनी, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। टाइप्स ऑफ कंपनी में ये आपका चार्ट है। सबसे पहले बात करते हैं मेंबर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ द कंपनी इस बेसिस पे डिफाइन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, लायबिलिटी, स्पेशल कंपनी, कंट्रोल। फाइन। सबसे पहले बात करते हैं मेंबर्स की। तो मेंबर्स में 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, राइट। अब मेंबर्स 1% कंपनी नाम ही स्पेसिफाई कर रहा है कि ये, लेकिन ये ध्यान रहे कि 1956 कंपनीज एक्ट 1956 में 1% कंपनी का कोई प्रोविजन नहीं था,
ठीक है, ये आपका रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1% कंपनी, यानी एक आदमी भी कंपनी खोल सकता है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, मेमोरेंडम आप लोग पढ़ चुके हैं, मेमोरेंडम में बस एक क्लाउज और इंक्लूड हो जाता है जिसको कहते हैं क्या, कैजुअल डिस्कशन हुआ था उस टाइम, नहीं याद है, नॉमिनेशन क्लाउज बताया गया था कि एक और 1% कंपनी में मेमोरेंडम में जितना कुछ आप पढ़े वो सब तो एज इट इज रहता ही है। ठीक है, 1% कंपनी को भी मेमोरेंडम बनाना होता है, ये तो क्लियर है, सारे कंपनी को मेमोरेंडम बनाना होगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो 1% कंपनी हो। ठीक है, तो 1% कंपनी में बस एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, नॉमिनेशन क्लाउज इंक्लूड हो जाएगा, यानी एक आदमी एक नॉमिनी को भी अपॉइंट करेगा कि अगर हम नहीं है तो मेरे बाद कौन कंपनी चलाएगा। ठीक है, तो 1% company is a new category of the company introduced to encourage startups and young entrepreneurs, wherein a single person can incorporate the entity. It also promotes the concept of corporation of the business. It should be noted that it is not same as sole proprietorship firm in a way that OPC has a separate legal existence with limited liability. ठीक है, 1% कंपनी में क्या होता, सॉरी सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। ठीक है, आदमी खत्म बिजनेस खत्म, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस कैसे है सोल प्रोप्राइटर से कि इसका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा टाइप प्राइवेट, तो प्राइवेट पब्लिक तो पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम कितना है पल्लवी? तो प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7। हाँ, मैक्सिमम तो मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड हो गया, प्राइवेट कंपनी में अनलिमिटेड और पब्लिक कंपनी में 200। उल्टा बोले, प्राइवेट में 200, पब्लिक में अनलिमिटेड। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे, द प्राइवेट कंपनी इज वन इन विच 2 or more person get the company registered under the Companies Act. The securities of such a company are not listed on a recognized stock exchange and they cannot invite the public to subscribe the share and debenture. ठीक है, ये सारा चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। The member of a private company are restricted from transferring the shares. The maximum number of members in private company is 200. वो 200 भी अब 2013 अमेंडमेंट के बाद, पहले था 50। ठीक है, अब आइए पब्लिक कंपनी के बारे में। पब्लिक कंपनी में पहले भी था अनलिमिटेड, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड पहले भी था, बस चेंज हुआ है प्राइवेट का 200 कर दिया गया है, राइट? इतना था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में अगेन कई बार डिस्कशन हो चुका है, 3 टाइप का लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बाय शेयर, लाइबिलिटी बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर किसको कहते हैं धर्मजीत? हाँ बताइए। इसमें मैम 90%। पहले तो कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ करके तो ऐसे भी आंसर नहीं दे पाएंगे, कैमरा ऑन रखिए थ्रू आउट द क्लास। अब बताइए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर किसको कहते हैं? अनपेड। सॉरी मैम। कितनी बार डिस्कशन हुआ है बताइए ज्योति आपको। लिमिटेड बाय शेयर, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर। मैम उतना ही जितना वो शेयर मतलब परचेज करते हैं उससे ज्यादा जितने का शेयर है मेरे पास उतने का ही लॉस हमको बेयर करना है, उससे ज्यादा लॉस बेयर नहीं करना है। 100 रुपये का शेयर हम खरीद रहे हैं तो 100 ही रुपये का लॉस हमको बेयर करना पड़ेगा, मेरा 100 ही रुपये का घाटा होगा। 10 रुपये का शेयर है तो 10 ही रुपये का घाटा होगा। हर चैप्टर में डिस्कशन हुआ है ये। अब आ जाइए बाय गारंटी, ये कौन बोलेगा? आदित्य रोशन।
मैम कंपनी शेयर का मतलब लिमिटेड गारंटी देता है। बोलिए खुशबू। मैम ये बाइंड अप के समय इसका उपयोग होता है। मैम करेक्ट। मेंबर्स तभी लाइबल हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब तक कंपनी रनिंग होती है तब तक इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। ये मेमोरेंडम में स्पेसिफाई करते हैं कि इतना अमाउंट हमको पे करना है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ आया? इसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और अनलिमिटेड कंपनी विनीता? मैम जिसकी लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है। हाँ, मतलब अपना पर्सनल एसेट वगैरह तक हमारा सेल हो सकता है इस केस में। Yes, अब आते हैं स्पेशल कंपनी के बारे में बात करते हैं। स्पेशल कंपनी में सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जहां मेरा 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्शली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, ठीक है, किसी भी कंपनी का। धर्मजीत ध्यान से सुनिए, आपकी कोई कंपनी है, आपका 51% से अधिक शेयर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो वैसी कंपनी कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है मैम, तो ये शेयर किसके पास, गवर्नमेंट के पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास रहेगा। गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो ठीक है। और अगर के होल्डिंग पास कंपनी, मेरा ये शेयर कैसे? आवाज ब्रेक हो रही है धर्मजीत। मैम तो कंपनी के पास 51% शेयर तो मतलब पब्लिक लोग का ही रहता है ना, आम जनता का ही ना। पेड अप शेयर जो कैपिटल आम जनता बेयर तो करता होगा। कंट्रीब्यूट करती है ना, आम जनता तो कंट्रीब्यूट करती है ना। पेड अप शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। और इसके अलावा और पॉइंट टू बी नोटेड है, इट आल्सो कवर अ कंपनी हुज होल्डिंग कंपनी इज द गवर्नमेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडियरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। समझ आया? ये है आपका गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब क्या? काम कर रही है इंडिया में, मैनेजमेंट है इंडिया के बाहर, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर इंडिया से बाहर अगर काम कर, मतलब मैनेजमेंट है उसका, अमेजोन वगैरह क्या है, ये इंडियन कंपनी तो है नहीं, है ना, बाहर की यूट्यूब कंपनी जैसे है। हो गया। यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? तो जो भी कंपनी है अगर बाहर की कंपनी यूनाइटेड है, हाँ, यूनाइटेड हाँ, तो अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनी है और इंडिया में फंक्शन कर रही है तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में भी क्यों ना मैनेज कर रही हो, ठीक है। चाहे उसका ब्रांच यहाँ पे है, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करिए। देखिए, एनी कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड द कंट्री दैट हैज अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया or by way of an agent traditionally or electronically and undertakes business operation in the country in any manner, ठीक है। या तो ब्रांच है उसका, या तो किसी एजेंट के थ्रू, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिकली अगर ऑपरेशन कर रही है, बिजनेस ऑपरेशन कर रही है इंडिया में और रजिस्टर्ड है आउटसाइड कंट्री, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं मैम, तो सेक्शन। उसमें कंपनी एक्ट इंडियन वाला फॉलो होगा कि बाहर का कंपनी एक्ट होगा? इंडिया का ही फॉलो करता है। इंडिया में अगर काम करें तो आप इंडियन होंगे, लेकिन ऑब्वियसली मैनेजमेंट है बाहर का, मैम डिसीजन जो भी लेंगे मैम, बाहर। क्योंकि मैम ईश्वर बेसिकली क्योंकि एमएनसी केंद्र सरकार जहाँ पे देखिए, अभी आप लोग पूरा तो पढ़े नहीं है, जब दो कंट्री का ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे फेमा रूल अप्लीकेबल होता है। आगे आप लोग फेमा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहाँ फॉरेन कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन होता है वहां पे फेमा रूल अप्लीकेबल होगा। इसके बाद आप लोग का कौन सा है? पार्टनरशिप है ना। पार्टनरशिप के बाद सेल्स ऑफ गुड है, उसके बाद है फेमा, ठीक है। मैम उसमें फॉरेन कंपनी में एमएनसीज भी आएंगे। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी भी टाइप ऑफ कंपनी ही है। अगर वो फॉरेन है, अगर उसका एक अगर रजिस्टर्ड है बाहर, अगर है आउटसाइड कंट्री है तो फॉरेन कंपनी कहलाएगी।
यहाँ पे आपको ये अगर वो इंडियन एमएनसी है तब तो फॉरेन कंपनी थोड़ी कहलाएगी। अगर वो बाहर रजिस्टर्ड है, यस मैम, यस मैम। अगर वो बाहर रजिस्टर्ड है और इंडिया में ऑपरेशन कर रही है तो फॉरेन कंपनी। अब अगर इंडियन कंपनी और बाहर काम कर रही है तो फॉरेन कंपनी थोड़ी कहलाएगी इंडिया की। अब आ जाइए सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब इसका प्रॉफिट मकसद नहीं है, यानी सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी को कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका काम क्या होता है? ए कंपनी फॉर्म्ड फॉर अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट दैट इज टू encourage कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट, रिसर्च, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रिलीजन ETC। यानी ये सब इसका काम होता है, ये सब इनकरेज करता है, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट। ठीक है, प्रॉफिट इंटेंशन नहीं होता है। ठीक है, comes under the category of section 8 company, and these company are given special license by central government। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी को स्पेशल लाइसेंस दिया जाता है, किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, फर्दर ये जो पैसा भी जो भी आप प्रॉफिट अर्न करेंगे तो ये जितना प्रॉफिट है ये वापस से इसी चीज में यूज होगा, इसी के प्रमोशन में यूज होगा। ठीक है, जितना प्रॉफिट कमाएंगे हम वापस से इसी कंपनी में डाल देंगे, इसी के अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं सेक्शन 8 कंपनी। फाइन। अब आ जाइए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या है? यहाँ पे जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जैसे LIC, ICICI, IDBI, ये सबसे आप फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो द कंपनीज विच आर इंगेज्ड इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस and whose 51% or more paid up share capital are held by central government and are established under any act are termed as public financial institution। ठीक है, LIC भी एक्ट है, LIC एक्ट है। LIC आप कंपनी जानते होंगे, लेकिन LIC एक्ट भी होता है, राइट? उसी के अकॉर्डिंग ही सारा चीज, इंश्योरेंस कंपनी का सारा चीज गवर्न होता है। फाइन, ये होता है आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? क्या समझे हम लोग? जो कंपनी इंगेज है फाइनेंस में या इन्वेस्टमेंट बिजनेस में और जिसका 51% से अधिक पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वो हो जाएगा आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आ जाइए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। पहला है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब अभी तुरंत डिस्कशन हुआ कि जिसके हाथ में कंट्रोल है, पेरेंट कंपनी का कंट्रोल है, जिस कंपनी का कंट्रोल है वो सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है, और जिसके हाथ में कंट्रोल है वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। ठीक है, अ पेरेंट कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल द मैनेजमेंट and composition of the board of directors of another company that is subsidiary company is termed as holding company। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी यानी जिसका है शेयर मोर देन 51% किसी और कंपनी के हाथ में है। ठीक है, owned by another company that is a holding company either itself or together with its subsidiary, as well as holding company also governs the composition of board of director is called subsidiary company। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, तो जितना मैनेजमेंट हो रहा है वो अल्फाबेट करती है और गूगल को फॉलो करना पड़ता है, राइट? तो गूगल का 51% है अल्फाबेट लिमिटेड के पास, तो अल्फाबेट हो गई होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी हो गया आपका गूगल। ठीक है, अब वही बात करते हैं, अगर 20% से लेकर के 50% यानी 51% अगर 51% से अधिक है तब तो वो सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। लेकिन अगर 50% से कम है और 20% से अधिक है, यानी विद इन 20% से लेके 50% तक पेड अप शेयर कैपिटल अगर किसी के हाथ में है, तो वो कंपनी सब्सिडियरी नहीं कहला करके वो एसोसिएट कंपनी कहलाती है। ठीक है, ये होता है बेसिस ऑफ कंट्रोल। इतने टाइप का है आपका कंपनी। समझने में दिक्कत परेशानी? विकास कुमार? मैम होल्डिंग कंपनी के बारे में बता दीजिए। होल्डिंग कंपनी, अब मान लीजिए कौन पूछ रहा है, जैसे विकास के पास मान लीजिए विकास की कंपनी है, ठीक है, और यहाँ है बादशाह। अब बादशाह का शेयर है विकास के पास कितना? 51% से अधिक, तो विकास लिमिटेड हो गया आपका
होल्डिंग कंपनी, और जिसका शेयर है दैट इज बादशाह का शेयर अगर है तो बादशाह हो गया आपका सब्सिडियरी कंपनी। अब मैनेजमेंट बादशाह लिमिटेड कंपनी का जो भी होगा वो विकास कुमार ही करेगा, ठीक है। जितना आपका कोई मैनेजमेंट कोई डिसीजन अगर लेना होगा तो ये विकास लिमिटेड लेगा, बादशाह लिमिटेड नहीं लेगा। समझ आया? यस मैम। तो बादशाह हो गया सब्सिडियरी कंपनी, विकास हो गया आपका होल्डिंग कंपनी। या फिर आप और कॉमन एग्जांपल लीजिए, रिलायंस लिमिटेड कंपनी है। रिलायंस का क्या क्या है? जियो है, और क्या है? जियो मार्ट, पेट्रोलियम है, जियो मार्ट है। तो ये सब क्या है? सब एक्चुअल में मैनेजमेंट किसके हाथ में है? रिलायंस लिमिटेड के हाथ, ठीक है। तो रिलायंस लिमिटेड हो गया होल्डिंग कंपनी, और जिसका शेयर है जियो हो गया आपका सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी किसका? आपका रिलायंस का, ठीक है। यस मैम। आज आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, गो थ्रू हो जाइएगा। और अब हम लोग करते हैं ज्वाइंट स्टॉक खत्म। कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं अब तक में। ज्वाइंट स्टॉक में अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े? फीचर्स, ये आपका 2 चैप्टर इसमें कवर हो रहा है, एलिमेंट ऑफ कंपनी एक्ट और आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में सिर्फ आपका था डेफिनेशन और फीचर्स, राइट। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और तीसरा है एलिमेंट ऑफ कंपनी। ये 3 चैप्टर मिल करके आपका कंपनीज एक्ट कंप्लीट होता है, राइट। इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन रहेगा। मैम सेक्शन 8 कंपनी को एक्सप्लेन कर दीजिए। सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका मकसद होता है आपके कॉमर्स को, स्पोर्ट्स को, आर्ट्स को डेवलप करना, प्रमोट करना। जो भी प्रॉफिट इसमें होगा, अर्न तो होगा ही ना, ये सबका बहुत ज्यादा डिमांड है। तो अगर जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो वापस से इसी कंपनी में लग जाता है। मैम ओके मैम। मैम जिसके पास ज्यादा शेयर रहेगा वही होल्डिंग कंपनी में होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। यस मैम। अब हम लोग पार्टनरशिप आज शुरू कर लें या फिर ये कंप्लीट करने के बाद आप लोग करेंगे? ज्वाइंट स्टॉक पढ़ने के बाद? ज्वाइंट स्टॉक करने के बाद। ज्वाइंट स्टॉक करने के बाद तो Yes, रिकैप ma'am, करिए yes, फटाफट। सारा फीचर्स बताइए अभिनव ज्वाइंट स्टॉक का, जल्दी जल्दी रिकैप करिए। जितना फीचर्स बताया गया था सिर्फ नाम लेना है आपको। शेखर क्या आप सो के पढ़ रहे हैं? फटाफट नाम लीजिए। मैम एक्चुअली मैम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से हम क्लास कर रहे हैं, तो पहले वाला नहीं कुछ पाया। ओके, कौन रेगुलर क्लास कर रहा है? स्नेहा गुप्ता। आंसर जल्दी जल्दी। फीचर्स और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नेमोनिक्स भूल गए क्या? टॉप क्लास। मतलब कुछ बच्चे आंसर देंगे, बाकी लोग क्या करेंगे क्लास? बिट्टू कुमार बताइए फटाफट। Separate legal existence, perpetual succession, common seal, separation of ownership and control, limited liability. इसी चीज से बचने के लिए नेमोनिक्स बताया गया था। यस सर, मैम बता रहे हैं। ट्रांसएबिलिटी ऑफ ए शेयर, गुड। वॉलेंटरी एसोसिएशन, गुड। मैंने तो नहीं याद। सब तो हो ही गया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ओनरशिप एंड कंट्रोल, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील और कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल, ये बच गया था। आर्टिफिशियल लीगल, ऑलमोस्ट सारा कुछ याद था। एक और स्टैट्यूटरी रेगुलेशन भी बचा हुआ है। अब फटाफट करते हैं हम लोग एक लाइन से। अभिषेक कुमार
सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब बताइए। नहीं, कोई भी फीचर का मतलब बता दीजिए। परपेचुअल सक्सेशन या कोई सा भी 10 में से कोई अगर पता हो तो। यही होता है जब हम पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर बात बोल करके हंसना शुरू कर देते हैं तो। परपेचुअल सक्सेशन रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हैं अभिषेक? आप तो रेगुलर हैं क्लास में। अभिषेक रोल 15। भूल गए मैम। 10 में से एक भी याद नहीं है आपको? रिवीजन करेंगे तो हमें याद है। बताइए आदित्य रोशन, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक मिनट। प्रियंका कुमारी। फिर नहीं पता। मैम मेरा आज ही क्लास स्टार्ट हुआ है। विनीता। यस मैम, क्या पूछी? परपेचुअल entity। सक्सेशन। सेपरेट लीगल मैम एंटिटी। इसमें होता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। मतलब कंपनी की एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है Correct। और वो मेंबर्स पे डिपेंड नहीं होती है। वो अपने नाम से प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते हैं, उनका अपना खुद का अस्तित्व होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तनु। विकास कुमार रोल 21। जी मैम। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जी मैम नहीं याद है। आर्टिफिशियल मतलब the person who don't have any emotions, any physical existence, cannot be touched, don't have emotion, है ना। जब हमारे अंदर कंपनी क्या है, एक बिल्डिंग है ना, उसके अंदर कोई फीलिंग इमोशन नहीं है, लेकिन क्रिएटेड है किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। ठीक है, तो जब लॉ का क्रिएशन है तो दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। धर्मजीत। ज्योति कुमारी। इसी का काम। Yes, ma'am. Perpetual succession. ज्योति कुमारी। यस मैम। परपेचुअल सक्सेशन। मैम इसमें अनम्यूट करिए। ये हो रहा है ना, इसमें मेंबर के आने जाने से वेरी फर्क गुड। नहीं पड़ता। किसी मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्गेनाइजेशन स्टिल रन करती है। और अब उसके बाद कॉमन सील। कॉमन सील कंपनी। रिया राज। मैम ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। वेरी गुड। उसके बाद एक और कॉर्पोरेट फिनांस। मानवी कुमारी। आवाज नहीं आ रही है। सुमन सिंह रोल 44। सुमन सिंह रोल 44। तो कैमरा ऑफ करके झूठ मूठ का लॉगिन करके क्या फायदा? सुमन सिंह, लास्ट कॉल फॉर यू, यू आर देयर, देन आई एम रिमूविंग यू। नेक्स्ट गुलशन कुमार, आप क्यों कैमरा ऑफ रखे हैं?
बताइए। कॉर्पोरेट फाइनेंस। गुलशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस होगा? मैम 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 इसमें शेयर्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है मैम। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसको शेयर करते हैं। यस मैम। गुड। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, ऋषु कुमार। यस मैम। रिवीजन नहीं। कैमरॉन बताइए। रिवीजन नहीं किया। बसंत कुमार बताइए। पूर्णिमा। पूर्णिमा रोल 29। यस मैम, यस मैम। बताइए स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। नहीं पता। तो देख रहे हैं कैमरा ऑफ। जितने लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, जिनका कैमरा ऑफ है, वही लोग। बसंत का तो अभी कैमरा ऑन हुआ है। पूर्णिमा आपका भी कैमरा ऑफ ही है। ऑन करके पढ़िएगा तो दिमाग में जाएगा। एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आप लोग बैठेंगे। कैमरा ऑफ करके तो गारंटीड है, कम से कम बैठते तो नहीं होंगे। तो सो के पढ़ते पढ़ते कब कहाँ ध्यान चला जाता है पता भी नहीं चलता है। इसीलिए बोला जाता है कैमरा ऑन करके बैठिए, ध्यान से सुनेंगे। अभी एग्जाम्पल आपके सामने है। सचिन बताइए आंसर। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। मैम स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है कंपनी लॉ के थ्रू कंपनी पे। गुड। इसका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। एक और एग्जाम्पल देखना है। विनीता, इसका कैमरा हमेशा ऑन रहता है। आप बताइए लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जितना शेयर्स का सब्सक्रिप्शन है उतना ही लॉस होता है इसमें। और कोई बच रहा है? टीचर और कोई बच रहा है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। कैपिटल जो स्मॉल पार्ट में डिवाइड होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। बिल्कुल सही। अब ज्योति कुमारी रोल 55, इसका भी कैमरा हमेशा ऑन रहता है। बताइए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। मैम जो शेयर्स हैं वो कोई भी शेयर होल्डर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। करेक्ट। एक और बच रहा है वॉलंटरी एसोसिएशन। ये बताइए। इवन ज्योति रोल 56, इसका भी कैमरा ऑन हमेशा रहता है। इससे भी हमेशा आंसर मिलता है। तो अगर डेवलपमेंट चाहते हैं तो कैमरा ऑन करके बैठिए। अब सामने है विश्वास सिन्हा, हमेशा कैमरा ऑन रहता है। बताइए। क्या मैम? वॉलंटियर मैम, इसमें Voluntary मेंबर जो होता है अपने अपने वेल पे क्या बोलते हैं कंपनी के मेंबर। और शेयर अभिषेक कुमार भी कैमरा उसको मिल जाता है। रखता है, लेकिन पता नहीं आंसर क्यों नहीं दे पाया। तो कैमरा ऑन रखिए और रिवाइज करिए। तो ये था आपका फीचर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं आपका स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। टोटल 4 स्टेजेस। पहला स्टेज का नाम पल्लवी, रोल 11। मैम प्रमोशन। मैम प्रमोशन। और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 स्टेजेस है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है। जिनका कैमरा ऑन है वो आंसर दे पा रहे हैं, जिनका ऑफ है तो बेहतर कि आप ज्वाइन ही मत करिए, क्योंकि जब आंसर मुझे मिलेगा नहीं तो डिमोटिवेशन मेरा होगा, जिसकी वजह से बाकी बच्चे जो कैमरा ऑन रखते हैं गुस्सा उधर निकल जाएगा, जो मैं चाहती नहीं हूँ। तो बेटर या तो कैमरा ऑन करके बैठिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है। आंसर आपको दिलवाना मेरा काम। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन देख के मुझे समझ में आता है कि क्या आप समझ रहे हैं, कहाँ मेरे को स्लो जाना है, कहाँ मैं निकल सकती हूँ। इसलिए कम से कम इतना कृपा करिए कि क्लास में कैमरा ऑन करके बैठे। तो बात हो रही थी स्टेजेस की। तो 4 स्टेजेस है। प्रमोशन। प्रमोशन में प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर एक पर्सन भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है। वो मिल करके कंपनी खोलते हैं, सर्टेन आइडिया जनरेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। सारे चीजों को अलाइन करते हैं, असेंबल करते हैं। ठीक है। सारे चीज मतलब क्या? रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गया, स्किल्ड लेबर चाहिए या अनस्किल्ड लेबर कितना चाहिए, कितना वेजेस देंगे,
ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज की तरफ। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में क्या होता है तौसिफ? रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तौसिफ, इनकॉर्पोरेशन में हम क्या करते हैं? रूल 63। बताइए तनु। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी होती है इनकॉर्पोरेशन में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? आपका मेमोरेंडम, आर्टिकल, ठीक है, ये सारा हम लोग को साइन करवाना पड़ता है। प्रॉपर आपका प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर का सिग्नेचर मेमोरेंडम पे होना चाहिए। पब्लिक है तो कम से कम 7 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर अंडरटेकिंग, सारा डिक्लेरेशन, ये सारा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनी है तो खुल जाती है आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेते के साथ। अगर पब्लिक कंपनी है तो हम सीधा शिफ्ट हो जाते हैं अपने 3rd स्टेज में, दैट इज फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन कहने का मतलब कि हम पब्लिक से शेयर मतलब मंगवा सकते हैं, कैपिटल मंगवा सकते, कैपिटल नहीं, आप पैसा उठा सकते हैं, ठीक है, कैपिटल रेज कर सकते हैं, राइट। जिसमें हम लोग पढ़े थे ऑथराइज शेयर कैपिटल। मेमोरेंडम में ही मेंशन करते हैं कैपिटल क्लाउज में कि कंपनी खोलते वक्त हमको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद मैम सेवन सिग्नेचर वही नहीं कर सकता जो कंपनी के मेंबर होते हैं? हाँ, डायरेक्टर अपॉइंट होता है, डायरेक्टर्स का सिग्नेचर होता है। ओके मैम। मैम सेबी में प्राइवेट कंपनी भी तो अपना शेयर इशू करते हैं। प्राइवेट कंपनी को सबसे पहले पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आईसीआईसी है, ठीक है, आईसीआईसी प्राइवेट कंपनी है लेकिन उसको पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हुई है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई है, तभी अपना शेयर आप आईसीआईसी का शेयर देखेंगे उसमें। मतलब मैम उसको पब्लिक मतलब गवर्नमेंट उसके शेयर्स को खरीदती है क्या? हाँ, ओके। आप ये सारा जो आप पब्लिक फाइनेंस में, इसमें आईसीआईसी भी देख रहे होंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप अभी जो डिस्कशन किए हम लोग उसमें आईसीआईसी भी देख रहे होंगे, वो लोग सब कन्वर्ट होती है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, तभी वो शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। ऐसे जब तक आप प्राइवेट है तब तक आप इशू नहीं कर सकते, राइट। और क्या डिस्कशन कर रहे थे? लास्ट स्टेज है आपका कमेंसमेंट। कमेंसमेंट वाला सर्टिफिकेट मिल गया तो पब्लिक कंपनी खुल गई। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे उसके बाद क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाँ सॉरी, हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी है, वो मेन डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और अल्टरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत पड़ती है। सारे क्लाउजेस वगैरह 6 क्लाउजेस पता है, उसको अल्टरेशन का सारा रिजोल्यूशन पता है, स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और यूनानिमस रिजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग एओए डिस्कशन किए थे, शायद एक क्लास पहले ही हम लोग याद किए थे कि शेयर का इशू, अलॉटमेंट, ठीक है, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, आपका सील, आपका वाइंडिंग अप का प्रोसीजर, सारा एओए में मेंशन रहता है, देखे थे हम लोग। और उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए टाइप्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट व्हील। टाइप्स ऑफ कंपनी तो आज ही हुआ है, कॉर्पोरेट व्हील भी आज ही हुआ है। इतना हम लोगों को करना है। और अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप। जितने नए बच्चे हैं वो पार्टनरशिप सिर्फ अच्छे से अटेंड करिएगा और रेगुलर रहिएगा, क्योंकि एक क्लास मिस हुआ मतलब इम्पोर्टेंट चीज हो सकता है स्किप कर जाए, कोई भी चीज अनइम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। आपका पार्टनरशिप और ये सब ही आता है। हाँ बताइए।